दोस्तों स्वागत है आपको कंपटीशन अड्डा चैनल में। दोस्तों यूपी पुलिस के संदर्भ में आज हिंदी के कुछ ऐसे सेगमेंट को देखेंगे जिससे प्रश्न निश्चित ही आते हैं, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया। तो इससे आपको जरूर प्रश्न देखने के विभिन्न रूपों में मिलते हैं। तो आइए देखते हैं पहले संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। संज्ञा के पहले किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, बशर्ते ये डेफिनेशन आते नहीं है, लेकिन आपकी अगर हिंदी की समझ अगर आपको अच्छी से है तो आप उस प्रश्न को हैंडल कर ले जाएंगे। तो ये संज्ञा हो गया। अब इसके कितने प्रकार होते हैं, तो अगर संज्ञा को देखें, व्युत्पत्ति के आधार पर देखें तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये 3 प्रकार के संज्ञा होंगे। अगर अर्थ के आधार पर देखेंगे तो संज्ञा जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो ये संज्ञा के प्रकार हो गए अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर, आप देख लिए। फिर आगे आपको देखेंगे, पहले व्यक्तिवाचक होता क्या है, तो वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति या एक वस्तु या एक व्यक्ति या एक स्थान के बारे में बताता है, वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक। जैसे कोई शहर हो गया, लखनऊ, गोरखपुर, कोई व्यक्ति हो गए, मोहन, राम, श्याम, ये नाम आपको व्यक्तिवाचक, या कोई वस्तु हो गया, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, गंगा, हिमालय, रामपुर, भारत, पवन, पाकिस्तान, काला सागर, ये तमाम तरह के ये नाम हैं, तो ये व्यक्तिवाचक में आएंगे। फिर बात करते हैं जातिवाचक की। तो जातिवाचक वो संज्ञा होती है जिसमें एक जाति या वर्ग के बारे में बोध कराती है, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो। जैसे पदों के नाम, डीएम, एसडीएम, सभापति, वीडियो, जो भी पदों के नाम होगा। व्यवसाय का नाम डॉक्टर, वकील, शिक्षक, है ना। और संबंध जैसे दादा, दादी, नाना, नानी, है ना, ये संबंधों के नाम भी जातिवाचक बोध में कराते हैं। प्राकृतिक आपदा, जैसे कोई आपदा हो गई, ज्वालामुखी, भूकंप, तूफान, वर्षा, ये भी एक जाति का बोध कराते हैं। फर्नीचर, जैसे फर्नीचर हो गए, स्टूल, कुर्सी, ये भी जाति के फर्नीचर का नाम। प्राकृतिक आपदाओं के नाम, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा होंगे। समूहवाचक संज्ञा की बात की जाए तो वो जो एक समूह का बोध कराते हों, है ना, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हो गया कक्षा, सेना, पुलिस, परिवार, सभा, मेला, संसद, झुंड, चुनाव, है ना, संगठन, अधिकारी, दल, पार्टी। तो ये तमाम तरह के ऐसे शब्द हैं जो अकेले नहीं बने होते हैं, जिनको बनने के लिए एक या दो से अधिक व्यक्तियों की ज़रूरत होगी, या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलाकर ही बनेंगे। जैसे पुलिस की बात की जाए तो पुलिस में ढेर सारे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, तो वो एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे हम टीम की बात करें, अगर टीम है एक, तो टीम हमेशा प्लेयरों से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे समूहवाचक का टीम जो है वो समूह का बोध। क्लास या कक्षा जिसे बोलते हैं, वो ढेर सारे स्टूडेंटों से मिलकर बना होता है, तो वो कक्षा भी एक ग्रुप का रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से आपको समूहवाचक संज्ञा का पता चलता है। तो इस तरह से समूहवाचक है। अगला जो है वो द्रव्यवाचक, जिसमें नाप तौल वाली चीज़ों का बोध कराते हैं। जैसे दूध हो गया, दही हो गया, दूध, दही, सोना, चांदी, लकड़ी, घी, पनीर, तो तमाम तरह के ये जो चीज़ें हैं जिसको नाप तौल, जो किराने की दुकान में आप देखते हैं, वो द्रव्यवाचक में चीनी हो गया, तेल हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये द्रव्य। बात करते हैं, अगला है जो भाववाचक। भाववाचक वह संज्ञा है जो गुण, धर्म, स्वभाव और भाव के बारे में बोध कराता हो, भाववाचक कहलाता है। जैसे कहा जाए ईमानदारी, गरीबी, सुंदरता, मिठास, जलन, ईर्ष्या, चुभन, है ना, दया। तो ये तमाम तरह के ऐसे शब्द हैं जिससे आपको भाव का बोध कराता है। सुख, दुख, है ना, तो ये भाव के बोध कराते हैं, इसलिए इनको भाववाचक संज्ञा बोला गया है। और सर्वनाम की अब बात करते हैं। सर्वनाम की, तो सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले
जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अगर हिंदी में सर्वनामों की संख्या देखा जाए तो 11 है, लेकिन सर्वनाम के भेद और प्रकार के रूप में माना जाए तो 6 सर्वनाम के प्रकार होते हैं। पहला होता है निजवाचक, निश्चयवाचक, दूसरा होता है अनिश्चयवाचक, तीसरा होता है प्रश्नवाचक, चौथा होता है संबंधवाचक और पांचवा निजवाचक, छठवां पुरुषवाचक। तो इन सब का अलग अलग पहचान होती है। इसको देखते हैं एग्ज़ाम में, ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। सर्वनाम इनको पहचानने के लिए अक्सर पूछ देता है कि आप एक शब्द लिख दिया है, जैसे इसमें आप जो है शब्द पूछ दिया, आप किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप हमेशा निजवाचक सर्वनाम है, जो स्वयं अपने आप खुद के बारे में बताता है, निजवाचक। पुरुषवाचक जैसे उत्तम, मध्यम, पुरुष पढ़े होंगे, अभी आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरह से है। और इस तरह से निश्चयवाचक की बात की जाए तो जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध हो, जैसे यह, वह, ये, वे, ये सब जिस भी किसी वाक्य में आपको दिखते हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। यह मेरी कार है, यह मेरा घर है, वे तुम्हारे मित्र हैं, है ना। तो इस तरह के शब्द आपको निजवाचक सर्वनाम दर्शाते हैं। अनिश्चयवाचक की बात की जाए तो जिसमें अनिश्चितता का बोध होता हो, है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कुछ और कोई, ये दो शब्द से किसी निश्चितता का पता नहीं चलता है, अनिश्चित है। कुछ जैसे कहा जाए कि मेरे पास कुछ सामान है, मेरे पास कुछ रुपया है, कुछ पैसे हैं। तो इस तरह से रीना को कोई मिल गया, तो ये कोई और कुछ जिस भी वाक्य में आते हैं तो ये आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। बात करें अगला, अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम की, तो ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है, सर क्वेश्चन इंट्रोगेशन मार्क आपको देखने को मिलते हों, उनका बोध कराता है। और उसमें कुछ ऐसे वही वाक्य शब्द होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं, जिससे क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये सब इंट्रोगेशन वर्ड होते हैं। इनकी सहायता से भी हम प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचान सकते हैं। क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी देखने को मिलेंगे। और दूसरे कुछ ऐसे भी, ये 3-4 वर्ड हैं, इनको अगर याद कर लेते हैं तो हम आसानी से सब प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचान सकते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम की बात की जाए तो जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध होता हो तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जिनका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसा, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी सहायता से हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, इनमें जिसकी और उसकी का संबंध संबंधवाचक से। तो अब जैसे देश वैसा वेश, ये भी जो शब्द है, वाक्य है, इसमें जो 2 शब्द आए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अगला है जो निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में क्या है कि निजवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनामों से स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो, जैसे आप, स्वयं, खुद, ये तीनों जो शब्द हैं उनको आप कंठस्थ कर लें, इन्हीं तीनों से आप पहचान लेंगे। और इसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आप भला तो जग भला, तो ऐसा भी वाक्य आ जाता है जिसमें आपको निजवाचक सर्वनाम पहचानना होता है। तो हम उस शब्दों को याद रखेंगे जिससे हम उस आसानी से उस वाक्यों से हम उस शब्द के द्वारा ही हम निजवाचक सर्वनाम, जो खुद के बारे में, स्वयं के बारे में बोध कराता हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जो शब्द हैं, जैसे खुद हो गए, स्वयं हो गए, आप हो गए। अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो इसमें 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, जिसमें उत्तम पुरुष की ये बात है जिसमें मैं, मेरा, मेरी, अपने बारे में अगर हम बात करते हैं तो उत्तम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष जो आपके सामने है, तुम, तुम्हारा, तुम, तुमको, ये सब वाक्य जो सामने वाले के बारे में हम कुछ अपने मुंह से बोल रहे हो तो वो मध्यम पुरुष कहलाता है। अन्य पुरुष वो होता है जो 2 लोगों के कन्वर्सेशन के बीच में वो ना हो, तीसरे 2 लोग मिलके तीसरे की बात करें, अर्थात वह, ये, वे,
ये ना, तो ये इस तरह के अन्य पुरुष कहलाते हैं। तो इसको पहचानने का, आसानी से समझने का यही तरीका है कि आप आसानी से, अगर हम किसी के सामने आपस में दो लोग बात कर रहे हैं तो जो बोलने वाला होता है वो उत्तम पुरुष, जो सुनने वाला सामने है वो मध्यम पुरुष, और अगर हम दोनों मिलकर तीसरे की बात कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुष। तो ये सर्वनाम हो गए। अब अगली जो टॉपिक है वो विशेषण। विशेषण है, विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हो, जैसे किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का अगर विशेषता प्रकट करता हो तो विशेषण है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, भी आपको प्रैक्टिस करके समझने की कोशिश करेंगे। विशेषण क्या होता है, तो जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। विशेष क्या होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। कहा जाए गाय काली है, तो जो काली है, काली विशेषण है और गाय विशेष है, अर्थात किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो गाय की। तो गाय विशेष है और विशेषण क्या हो गया, काली। तो ये शब्दों को हम पहचानेंगे। आगे दिया है प्रतिविशेषण, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताए। कई बार ऐसा होता है कि दो दो विशेषण एक साथ यूज होते हैं तो प्रतिविशेषण होते हैं, या एक विशेषण की विशेषता दूसरे विशेषण की विशेषता द्वारा बताए जाते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण के प्रकार की बात की जाए तो एक होता है सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक, गुणवाचक और परिमाणवाचक। सर्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आते हैं, वो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मौखिक सर्वनामिक विशेषण, दूसरा यौगिक मौलिक सर्वनामिक विशेषण, दूसरा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, तो वे शब्द जो संख्या अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हों, है ना, तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। अनिश्चित में कुछ का यूज होता है, जैसे कहा जाए कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ जो 50 जो संख्या है, नंबर है, वो निश्चितता का बोध कराता है। तो ये हो गया आपका निश्चय संख्यावाचक विशेषण। दूसरा होता है यह है कि सुमन का सुपर टेट में 5वां स्थान निश्चित है, तो यहाँ पे जो स्थान है 5वां वो एक निश्चितता दिखाता है। अब एक और वाक्य है जिसमें बारात में कुछ लोग आए, जो कुछ जो शब्द है, ये कुछ से आपको निश्चितता का बोध नहीं होता, इसे संभावना रहती है, निश्चितता है, तो इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। गुणवाचक बात की जाए तो गुणवाचक में संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म स्थान के बारे में बोध कराते हैं, गुणवाचक कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। काल बोधक, जिसमें समय का वो नया पुराना, जैसे कहा जाए कोई सामान है तो नया है, पुराना है तो नया, और पुराना प्राचीन आधुनिक, ये सब काल का बोध कराते हैं, ये समय का गुण है। नया है तो पुराना है। रंग बोधक, जैसे लाल पीला हरा, जैसे कहा जाए गाय काली है तो गाय का जो रंग बोधक है तो ये आएगा इसमें। आकार बोधक, जैसे तिकोना चौकोना, ये आकार बोधक भी गुणवाचक विशेषण होते हैं। दशा, जैसे लंबा पतला चौड़ा, ये दशा बोधक है। दूसरा गुण बोधक, जैसे बेईमान सुंदर अच्छा, तो ये भी गुण बोधक विशेषण है। अगला दिया है परिमाण वाचक विशेषण, तो जिन विशेषणों की संज्ञा तो सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाण बोधक कहते हैं। राधा ने 1 लीटर दूध लिया, तो यहाँ परिमाण, जो दूध है वो क्या है, परिमाण है, तो उसको 1 लीटर, ये परिमाणवाचक सर्वनाम होंगे। दूसरा है नीलिमा की साड़ी 6 मीटर लंबी है, तो ये जो 6 मीटर है वो क्या दर्शाता है, वो परिमाण वाचक विशेषण है। तो इस तरह से विशेषण के भी परिभाषा और उदाहरणों के साथ हम देख चुके। अगली बात आती है क्रिया। क्रिया क्या होती है, तो क्रिया जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाए वो क्या कहलाता है, क्रिया। धातु को मूलतः क्रिया के मूल रूप, धातु को ही क्रिया का मूल रूप कहा गया है, अर्थात क्रिया के मूल रूप धातु कहते हैं ना। अब क्रिया का निर्माण धातु में ना लगाने से होता है, जैसे चल, धातु क्या है, चल, पढ़, हंस, रो। अब इसमें ना अगर प्रत्यय ना लगा देंगे तो ये चलना,
पढ़ना, हंसना, रोना हो सकता है ना। तो इस तरह से धातु मूल रूप धातु ही होती है, धातु से ही हम क्रिया बनाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। तो क्रिया की 2 प्रकार, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक में क्या होता है कि जब किसी क्रिया में कर्म होने का संभावना हो या कर्म हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया। जैसे राम फल खाता है, तो राम क्या खाता है? तो राम हो गया सब्जेक्ट, खाता है क्रिया, क्या खा रहा है? तो फल। तो ये सकर्मक क्रिया। अब सिर्फ कहा जाए राम खाता है, राम खाता है, ये हो गया आपका अकर्मक क्रिया। इसमें क्या खा रहा है इसका कोई बोध नहीं है, अर्थात इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? अकर्मक। तो जब भी जैसे श्याम पढ़ता है तो ये हो गया आपका अकर्मक। अगर यही कहा जाए कि श्याम उपन्यास पढ़ता है तो ये आपका हो गया सकर्मक, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। राम लिखता है, राम क्या उपन्यास लिखता है, राम कविता लिखता है, तो ये जब उसमें उद्देश्य आ जाने पर वो सकर्मक हो जाएगा, अगर नहीं है तो अकर्मक होगा। आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको खुद का हो, खुद पर हो तो अकर्मक होती है, अगर काम खुद पर हो तो अकर्मक होती है। हंसना, जागना, रोना, सोना, पीना, ये सब क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। भेद के आधार पर अगर हम देखेंगे तो ये 5 प्रकार के हो गए। पूर्वकालिक, द्विकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक और सहायक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया होती है जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। रीना खाना खाकर सो गई, दुष्यंत पानी पी के सो गया, राम पत्र लिखकर चला गया। अर्थात इसमें एक क्रिया समाप्त हो रही है और दूसरी क्रिया प्रारंभ करती है, तो इस तरह की क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इनकी पहचान यही है। फिर बात करते हैं दूसरा द्विकर्मक क्रिया में। द्विकर्मक क्रिया जिस क्रिया में 2 कर्म हो तो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रीना ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाती है, रीना ने बच्चों को, तो बच्चे एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गए, दूसरे आपको ऑब्जेक्ट हो गया अंग्रेजी। तो इसमें 2 उद्देश्य आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो इसमें आपको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ाती है वो क्रिया है, रीना सब्जेक्ट है, तो उसमें बच्चों को और अंग्रेजी, ये 2 कर्म हैं। तो कर्म जब 2 आएंगे तो द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। संयुक्त क्रिया, जब क्रिया में 2 से अधिक क्रियाओं का निर्मित हो, 2 से अधिक क्रिया हैं तो उसमें क्या हो रहा है? उस संयुक्त क्रिया कहलाएगी। जहाँ जैसे यहाँ पे दिया एग्जाम्पल्स, मैंने किताब पढ़ लिया, तो इसमें मैंने किताब पढ़ ली। रीना खेलती कूदती रहती है, तो इसमें संयुक्त क्रिया है। मोहन पढ़ता लिखता रहता है। तो मुझे जाने दो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। इस तरह की क्रियाएं जो हैं वो संयुक्त क्रिया होंगी। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया कहता है जब क्रिया जिसे यह पता चले कि कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके दूसरे के द्वारा अगर वो प्रेरित करने के लिए प्रेरित करता है तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं उदाहरण की। तो धातु, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया जैसे चलाना, उठवाना, बैठाना, अर्थात तो दूसरे के द्वारा करवाया जाए वो क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब सकर्मक क्रिया सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट करती हो तो वो सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे सहायक क्रिया की बात करें तो सहायक क्रिया है, हैं, चाची ची हैं, गागेगी हैं, तो ये जैसे वह स्कूल जाती है, तो जो है स्कूल भी इसमें क्रिया है, जाती है, ये जो है जाति के बाद है आता है, ये सहायक क्रिया होगा। इसी तरह वह खाना खाएगा, तो खाएगा क्या है? तो ये
सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। तो जब भी सहायक क्रिया है, ही गा गे गी, जो अंत में क्रिया, मूल क्रिया के बाद जो आता है वो सहायक क्रिया। जैसे आप इंग्लिश में पढ़े होंगे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसी तरह हिंदी में है भी हैं। इस तरह से आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हमने देखा। आशा करते हैं कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर हेल्पफुल होगा और आशा करते हैं आप इसे समझ आएगी आपको। धन्यवाद।